Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanvi and you are watching San Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो इंडिया पाकिस्तान की जो है वो पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। हाउ वन मैन डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान से डेडलिस्ट टैंक ओके अलोन। उस बंदे ने अकेले जो है वो किस तरह से जो है वो ये टैंक तबाह किए। तो फटाफट से वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब किया हुआ तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक दे सकते हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। और 26 मिनट 40 सेकंड की ये वीडियो काफ़ी लंबी, तो इसलिए तसल्ली से देखते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तानी टैंकों को धूल चटाने के लिए अब्दुल हमीद यहां मौजूद थे, लेकिन अमेरिका से लिए हुए पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी टैंक्स अब्दुल हमीद पे निशाना ताने खड़े थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग यार। देखो, ये है अपना इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। बात साल 1965 की है, जब इन दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसी जंग हुई जिसने दोनों की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। और तुम लोग ये ज्योग्राफी वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठ गया ना तो आगे की पूरी कहानी मक्खन की तरह समझ आएगी, वरना पूरी वीडियो का मजा खराब हो जाएगा। चलो पाकिस्तान की तरफ से शुरू करते हैं। नॉर्थ की तरफ इंडिया के अंदर आते हैं। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपना एक राज्य पड़ता है, ये है पंजाब। और इस पंजाब में एक जिला है जिसे आज तरन तारण के नाम से जाना जाता है। अब इस तरन तारण के अंदर एक बहुत ही छोटी सी रोड थी, इतनी छोटी कि अगर तुम अभी इसे गूगल मैप पे खोलोगे ना और इसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो घंटों निकल जाएंगे तुम्हें सिर्फ ये रोड ढूंढने में। पर यही मामूली सी रोड 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। इस रोड का मिलिट्री में नाम था खेमकरन टू भिक्कीविंड टू अमृतसर एक्सेस। अब इस नाम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि एक रोड थी और आगे की पूरी कहानी इसी एक रोड पे होने वाली है। अब इस एक रोड पर एक ही सीधी लाइन में साउथ से नॉर्थ की तरफ 3 गांव पड़ते थे। सबसे पहला गांव ये रहा, इसका नाम है खेमकरन और ये पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे पास था, बिल्कुल पास, सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर। मतलब तुम खुद सोच के देख, अगर तुम खेमकरन के किसी भी घर की छत पर खड़े हो जाओ और दूर तक नजर डालो तो नंगी आंखों से तुम्हें पाकिस्तान दिखाई दे जाएगा। इतना पास सबकी आंखें नंगी होती हैं। अब इस खेमकरन से 5 या 6 किलोमीटर और ऊपर यानी थोड़ा और अंदर की तरफ आता है दूसरा गांव असल उत्तर। और इस नाम को जरा ध्यान से सुन लो, असल उत्तर मतलब असली जवाब, फिटिंग रिप्लाई। यही वो गांव है जिसके नाम पे आगे चलकर पूरी बैटल ऑफ असल उत्तर का नाम पड़ेगा और यही इंडियन फौज के डिफेंस का मुख्य किला बनने वाला है। असल उत्तर के बिल्कुल आगे सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर और नॉर्थ में आता है तीसरा गांव चीमा, जिसे यहाँ के लोकल लोग चीमा खुर्द भी बोलते हैं। और इस नाम को भी गांठ बांध लो, चीमा, क्योंकि यही वो गांव है जिसके ठीक साउथ में एक 32 साल का दर्जी का बेटा अब्दुल हमीद अपनी एक छोटी सी जीप लेके खड़ा होने वाला है। चीमा से काफी दूर नॉर्थ में लगभग 18 से 20 किलोमीटर उत्तर में आता है भिक्कीविंड। ये वो इलाका है जिसके पास आगे चलकर पैटर्न नगर बसने वाला है, यानी पाकिस्तान पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान। इस नाम का असली मतलब क्या है ये तुम्हें इस वीडियो के आखिर में समझ आएगा। और भिक्कीविंड के भी आगे फाइनली अमृतसर, सिखों का सबसे पवित्र शहर, पंजाब का दिल और कह लो कि हिंदुस्तान की शान। और बस यहीं तक हमें पाकिस्तानी आर्मी को हरगिज नहीं पहुंचने देना था। तो एक बार फिर ये पूरी ज्योग्राफी अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। खेमकरन, असल उत्तर, चीमा, भिक्कीविंड, अमृतसर, एक ही रोड पर 5 जगह नॉर्थ से साउथ तक, बस यही ऑर्डर याद रखना। अब असली पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को ये पूरा का पूरा रास्ता एक एक करके कवर करना था और हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस रोड का पहला गांव यानी खेमकरन वो पाकिस्तानी लोग 8 सितंबर 1965 को ही कैप्चर कर चुके थे, अब्दुल हमीद के शहीद होने से ठीक 3 दिन पहले। ये हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत थी इस बात को ऐसे समझो कि मान लो तुम एक पाकिस्तानी जनरल हो और तुम्हारे सामने एक सीधी रोड है, तुमने उस रोड का पहला पड़ाव यानी कि खेमकरन अपने कब्जे में ले लिया है और अब तुम्हारे और अमृतसर के बीच सिर्फ सीधे आगे बढ़ने की देरी है। और उनका अगला प्लान बिल्कुल यही था, खेमकरन के बाद असल उत्तर क्रॉस करो, फिर चीमा, फिर भिक्कीविंड और फिर सीधा अमृतसर, और अमृतसर के बाद ब्यास नदी पार करके इंडिया के पूरे पंजाब कॉरिडोर को दिल्ली से काट देना, मतलब पूरे के पूरे पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर देना, एक ऐसा जख्म देना जो हिंदुस्तान के सीने पर हमेशा के लिए रह जाए। खैर, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अब्दुल हमीद थे कहां। यह सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इस बारे में एक बहुत आम गलतफहमी है जो आज भी हिंदुस्तान में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी किताबें और इंटरनेट पर दुनिया यही बोलती है कि अब्दुल हमीद असल उत्तर में शहीद हुए। यहां तक कि उनके मेमोरियल को भी अक्सर असल उत्तर मेमोरियल ही कह दिया जाता है, पर सच इससे कहीं अलग है। अब्दुल हमीद असल उत्तर में थे ही नहीं। अब्दुल हमीद और उनकी रेजिमेंट यानी 4 ग्रेनेडियर्स, इनकी ड्यूटी कहां थी? चीमा गांव के ठीक साउथ में भिक्कीविंड रोड पर। यहीं इन्होंने जमीन में खाइयां खोद रखी थी, यही रोड का सारा गड्ढे, ताकि गोलियों
और शेल्स से खुद को बचा सकें और दुश्मन के टैंक्स को भी रोक सकें। ध्यान रखना, अब्दुल हमीद चीमा के ठीक साउथ में थे, असल उत्तर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर नॉर्थ। यही वो जगह है जहां अब्दुल हमीद की जीप खड़ी थी और यही वो जगह है जहां असली लड़ाई हुई। इसलिए उनका मेमोरियल भी आज यही है, चीमा खुर्द के किनारों पर, उसी खेमकरन भिक्कीविंड रोड पर। इस पूरे डिफेंस को एक बार बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि यही इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन आर्मी ने यहाँ एक यू शेप ट्रैप बनाया था। इस यू के सामने वाले पॉइंट पर यानी असल उत्तर में खड़ी थी 7 ग्रेनेडियर्स अपने शर्मन टैंक्स के साथ। ये थी पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी रोक, जहां दुश्मन के टैंक्स सबसे पहले आके टकराने वाले थे। और अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स वो इस ट्रैप के पिछली लाइन पर थी, चीमा के पास। मतलब अगर 7 ग्रेनेडियर्स का डिफेंस टूट भी जाए, अगर पाकिस्तानी टैंक्स असल उत्तर को पार भी कर लें, तो भिक्कीविंड और अमृतसर तक का पूरा रास्ता खाली हो जाता। और उस खाली रास्ते पर सबसे आखिर में अकेली खड़ी थी अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स, यानी सीधे शब्दों में अमृतसर और पाकिस्तान टैंक्स के बीच जो आखिरी दीवार थी, बड़ी दीवार, वो थी अब्दुल हमीद की रेजिमेंट। ये दीवार टूटी तो अमृतसर का रास्ता खुल जाता। अगर 7 ग्रेनेडियर्स और 4 ग्रेनेडियर्स सुनकर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो। देखो, इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा घर है और इस घर में बहुत सारे परिवार रहते हैं। हर परिवार को बोलते हैं एक रेजिमेंट, और हर परिवार यानी हर रेजिमेंट के अंदर कई छोटे छोटे भाई होते हैं, इन्हें बोला जाता है बटालियंस। सीधा मतलब रेजिमेंट एक पूरा खानदान और बटालियंस उस खानदान के अलग अलग भाई। अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी के एक बहुत ही पुराने खानदान से थे, जिसका नाम है द ग्रेनेडियर्स। और ये कोई मामूली रेजिमेंट नहीं, ये साल 1778 से चला आ रहा है, यानी अंग्रेजों के जमाने से। और इस ग्रेनेडियर्स परिवार में भी कई भाई हैं, 4 ग्रेनेडियर्स, 7 ग्रेनेडियर्स और ऐसे ही कई और नंबर। और सच कहूं तो ये मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि जिस ग्रेनेडियर परिवार में अब्दुल हमीद थे, उसी परिवार के एक दूसरे भाई यानी कि 13 ग्रेनेडियर्स में मेरे पापा भी रहे हैं, जो 2016 में इंडियन आर्मी से रिटायर हुए। देखा, जब इतने बड़े और इतने कॉम्प्लेक्स आर्मी स्ट्रक्चर को किसी को आसानी से समझाना हो तो उसे छोटे और सिंपल पार्ट्स में तोड़ना होता है। लेकिन मैक्सिमम नए कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्क्रिप्ट लिखते वक्त ये गलती करते हैं कि उसे इतना कॉम्प्लेक्स और इतना बोरिंग बना देते हैं कि व्यूअर पहले 5 सेकंड में छोड़ के भाग जाता है। लोगों का अटेंशन स्पैन एक तो वैसे ही कम हो चुका है, ऊपर से तुम उसमें कहानी भी ऐसे सुनाते हो जैसे कोई पीएचडी की थीसिस चल रही हो। कॉम्प्लेक्स चीजों को लेमैन लैंग्वेज में कैसे तोड़ते हैं, कैसे ऐसी स्क्रिप्ट बनाते हैं जो ऑडियंस को स्क्रीन पे चिपका के रखे, कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स के कमेंट सेक्शन में आइडियाज सुनाते हैं और कैसे सही टॉपिक्स चूज करते हैं, ये सब मैंने अपने कंटेंट क्रिएटर्स चीट कोड कोर्स में डिटेल में बताया है। सिर्फ इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए मैं एक स्पेशल 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, RB20। इस क्रेजी 20% डिस्काउंट को पाने के लिए अभी की अभी डिस्क्रिप्शन, पिंड कमेंट या बायो में दी गई लिंक की मदद से professorofhow.com पे जाओ, अपना प्लान चूज करो, चेकआउट पेज पे जाओ, RB20 स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड लगाओ और एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने की जर्नी की शुरुआत अभी की अभी करो। एनीवेज, ये समझो इंडियन आर्मी ने इस पूरी खतरनाक सिचुएशन में क्या किया, क्योंकि सिचुएशन सच में बहुत खतरनाक थी। पाकिस्तान के पास थे लेटेस्ट पैटर्न टैंक्स जो अमेरिका ने उन्हें बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू दिए थे, और हिंदुस्तान के पास था एक मिक्स, पुराने शर्मन टैंक्स डेक्कन हॉर्स के पास, ब्रिटिश मेड सेंचुरियन टैंक्स 3 कैवेलरी के पास और फ्रेंच AMX 13 लाइट टैंक्स 8 लाइट कैवेलरी के पास। पर दिक्कत ये थी कि नंबर्स में हमारे टैंक्स उनसे काफी कम थे, और खासकर हमारे शर्मन टैंक्स उनके पैटर्न टैंक्स के सामने एकदम कमजोर पड़ते थे। उनके पैटर्न भारी थे, ताकतवर थे, इतने मजबूत कि हमारी शर्मन की गोली उनके आर्मर पर लग के वापस बाउंस हो जाती थी। पर इंडियन आर्मी के सीनियर कमांडर्स बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने बहुत ऑनेस्टली ये बात मान ली कि अगर सामने से लड़ेंगे तो सीधा हार जाएंगे। और इसी सोच से जन्म हुआ एक बिल्कुल जीनियस प्लान का, जिसका नाम था हॉर्स शू टेक्निक, मतलब घोड़े की नाल जैसा शेप, या इंग्लिश में कह लो तो यू शेप। इस प्लान के पीछे 2 दिमाग थे, मेजर जनरल गुरबख्श सिंह और ब्रिगेडियर थियोगराज। इन्होंने बहुत सोच समझ के एक ऐसा फैसला लिया कि जब दुश्मन से सामने से लड़के नहीं जीत सकते तो उसे एक जाल में खींच के मारो। मतलब पाकिस्तानी टैंक्स को आगे आने दो, अपने ही घमंड में, अपने ही कॉन्फिडेंस में अंदर तक चले आने दो, और जैसे ही वो ट्रैप में घुसे 3 तरफ से घेर के मारो उनको। यही था उस असली हॉर्स शू टेक्निक का आइडिया। ध्यान से सुनो, ये पूरा ट्रैप बनाया कैसे गया था। 3 अलग अलग स्टेप्स लिए गए थे। पहला स्टेप 7 और 8 सितंबर की रात को सारी इंडियन बटालियंस को असल उत्तर के पास एक यू शेप में बिछा दिया गया, और इस यू का मुंह खुलता था सीधा साउथ की तरफ, यानी कि बिल्कुल पाकिस्तान के सामने। और इस यू के बीच के पॉइंट पर असल उत्तर के अंदर खड़ी थी 7 ग्रेनेडियर्स, पाकिस्तान की सबसे पहली रो। उनके साथ टैंक तोड़ रोल में 9 डेक्कन हॉर्स के शर्मन टैंक्स थे। यू के उत्तरी हिस्से में, चीमा के साउथ में, अब्दुल हमीद की 4 ग्रेनेडियर्स भिक्कीविंड रोड का ये दोनों बाहें यानी ईस्ट और वेस्ट इन्हें संभाल रही थी 8 कैवेलरी के AMX 13 लाइट टैंक्स, और सबसे पीछे चीमा और डिब्बीपुरा के खेतों में रिजर्व में छुपे बैठे थे 3 कैवेलरी के ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक्स, जिनके पास पैटर्न से भी ज्यादा ताकतवर 105 mm की गन थी। और ये सारी फौज छुपी कहां हुई थी? गन्ने और कॉटन्स के खेतों में, क्योंकि पंजाब में उस मौसम में गन्ने 7 से 8 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं। मतलब एक पूरा इंसान खेत के बीच लिटरली गायब हो जाता है। दूसरा स्टेप, और यही इस पूरे प्लान का सबसे शातिर हिस्सा था, 9 सितंबर की रात को इंडियन इंजीनियर्स ने पास की नहर के बांध तोड़ दिए और सारा पानी सीधा गन्ने के खेतों में भर दिया। सुबह होते होते ये सारे खेत कीचड़ के दलदल में बदल गए। ऊपर से देखो तो नॉर्मल हरे भरे खेत, पर नीचे से 46 टन के पैटर्न टैंक्स के लिए सीधा कब्रिस्तान। तीसरा स्टेप, वो सेंचुरियन टैंक्स जो पीछे छुपे बैठे थे, उनका काम था जैसे ही
ही पैटर्न इस कीचड़ में फंसे वो निकलें और क्लोज रेंज में उन्हें फिनिश कर दें। बस यही था वो ट्रैप, 3 लेयर्स का एक ऐसा जाल जो पाकिस्तान के लिए चुपचाप तैयार खड़ा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्लान एकदम सिंपल था पर एरोगेंस से पूरा भरा हुआ। सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान पर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया और उनका सारा घमंड आता था उनकी एक डिवीजन से, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन। इस एक डिवीजन में थे 200 से ज्यादा M47 और M48 पैटर्न टैंक्स, अमेरिका से बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू आए हुए, और इन्हें चलाने वाले क्रू भी कोई आम पाकिस्तानी सोल्जर नहीं थे। ये लोग सीधा US ट्रेंड थे। और ये पैटर्न टैंक था क्या चीज, जरा समझो। ये वही टैंक था जो उस वक्त खुद अमेरिकन आर्मी 1960s में यूज कर रही थी, यानी दुनिया का टॉप ऑफ द लाइन टैंक। 46 टन का वजन, 90 mm की एक बहुत बड़ी गन और सामने से इतना मोटा आर्मर कि दुश्मन की गोली उससे टकरा के वापस बाउंस हो जाती थी। पाकिस्तानियों का तो पक्का मानना था कि ये टैंक इनविंसिबल है, मतलब इसे कोई हरा ही नहीं सकता। और इनका प्लान एकदम सीधा और सिंपल, जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग, मतलब अपनी पैटर्न टैंक्स की ब्रूट फोर्स से इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि हिंदुस्तान को संभलने का मौका तक ना मिले। और 8 सितंबर 1965 को, यानी कि अब्दुल हमीद के शहीद होने से 3 दिन पहले, उन्होंने इस प्लान का पहला बड़ा स्टेप उठा भी लिया था, खेमकरन को कैप्चर कर भी लिया था और फिर सीधी लाइन पर चल पड़े। असल उत्तर चीमा, भिक्कीविंड, अमृतसर और उसके भी आगे ब्यास नदी तक। इनका फाइनल सपना यह था कि हिंदुस्तान को नेगोशिएशन टेबल पर घुटनों पर लेके आएंगे और कश्मीर जैसे मुद्दों पे अपने हक में बात सेटल करवाएंगे। बस यही थी उनकी पूरी सोच। पर यहीं पाकिस्तान ने अपने प्लान में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मान लिया था कि जो इंडिया 1962 के इंडिया चाइना वॉर में थक के चूर हो गया था, वो 1965 में बिल्कुल वैसा ही होगा। सेम ऑफिसर्स, सेम पुराना इक्विपमेंट, सेम टूटी हुई मोराल। और ये बात उनके दिमाग में इसलिए बैठ गई थी क्योंकि 1962 का वो चाइना वॉर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था, जहां हिंदुस्तान सच में काफी स्ट्रगल कर रहा था। गोलियां खत्म, ऑफिसर्स शहीद, सोल्जर्स भूखे प्यासे। पर यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 1962 से 1965 के बीच इन पूरे 3 सालों में हिंदुस्तान पूरी तरह बदल चुका था। नए टैंक्स आए, सेंचुरियन और AMX-13, नए वेपन्स आए, जीप पर माउंटेड RCL गन्स, नई ट्रेनिंग शुरू हुई और सबसे बड़ी बात, 1962 के जो वेटरन्स थे, यानी जो उस नरक जैसी लड़ाई को झेल के जिंदा वापस आए थे, वो 1965 तक सीनियर ऑफिसर्स और NCOs बन चुके थे। और इन्हीं में से एक थे अपने अब्दुल हमीद, जो नमका चूके बर्फीले जंगल से फ्रीजिंग टेम्परेचर में भूखे प्यासे पैदल चल के वापस आए थे। मतलब जिस आदमी ने 1962 का वो नर्क अपनी आंखों से देखा हो, उसके लिए सामने खड़ा एक पाकिस्तानी पैटर्न बस एक नॉर्मल वेडनेसडे था। और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी गलती, उन्होंने सोचा तक नहीं कि पंजाब की नहर का खोला हुआ वो कीचड़ एक 46 टन के पैटर्न टैंक के साथ क्या कर सकता है। फाइनली वो युद्ध शुरू होने ही वाला है और अपनी RCL गन पे बैठ के अब्दुल हमीद कुछ ही देर में इस युद्ध के दुश्मनों के टैंकों को उड़ाने वाले हैं। पर जरा रुक के एक बात सोचना, इस आम दर्जी के बेटे में, अब्दुल हमीद में इतना जिगरा आया कहां से कि वो 7 से 8 पैटर्न टैंक्स को इस युद्ध में उड़ा देंगे और आमने सामने की लड़ाई में खुद भी शहीद हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब आज के इस युद्ध से पूरे 32 साल पीछे छुपा हुआ है, साल 1933 में। उस वक्त ब्रिटिश राज का हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा था। यहाँ देखो, ये है उत्तर प्रदेश, इसमें ये है डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, और गाजीपुर के एक छोटे से गांव धामुपुर में 1 जुलाई 1933 को एक दर्जी के घर जन्म होता है अब्दुल हमीद का। उनके पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से दर्जी थे और शाम को अखाड़े में पहलवानी करते थे। मतलब एक इंसान जो सुबह दुकान पर कपड़ा सिलता था और शाम को 100 किलो के पहलवान को जमीन पर पटक देता था। अब्दुल हमीद भी बचपन से ही अपने पिता के साथ दुकान पर बैठते थे, सुइयां पकड़ते थे और कपड़े के नाप लेते थे। और यहीं से उनके हाथों में वो प्रिसीजन आया जो आगे चल के लेजेंडरी बनने वाला था। प्रिसीजन के साथ टैंक्स उड़ाने वाला था। पढ़ाई उन्होंने सिर्फ क्लास 8 तक की, फिर घर की गरीबी के चलते वो भी छोड़ दी। पर सच कहूं तो उनका असली जुनून कभी पढ़ाई में था ही नहीं, वो था निशानेबाजी में। एक बार गांव के एक बड़े जमींदार ने एक चैलेंज फेंका था, एक ऐसी अनोखी चिड़िया जिसे आज तक गांव में कोई नहीं मार पाया था, पर हमीद साहब ने उसे एक ही गोली में गिरा दिया। पर असली बात तो आगे है। जब इनाम लेने की बारी आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले जिसे इनाम देना है वो खुद चल के मेरे घर पे आए। इस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 12 साल। समझ रहे हो, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो घमंड जो आगे चल के एक लेजेंड बनने वाला था, वो इसी 12 साल की उम्र से ही बनना शुरू हो गया था। असल में अब्दुल हमीद 3 अलग अलग लोग थे एक ही इंसान के अंदर। एक तरफ एक दर्जी का बेटा, दूसरी तरफ अखाड़े का पहलवान और तीसरी तरफ गांव का सबसे बेहतरीन शूटर। पर सिर्फ 16 या 17 साल की उम्र में ही घर वालों ने उनकी शादी करवा दी रसूलन बीबी के साथ। और यही रसूलन बीबी आगे चल के उनके 5 बच्चों को उनके शहीद होने के बाद बिल्कुल अकेले पालने वाली थी। शादी के बाद हमीद साहब पूरा टाइम अपने पिता की दुकान पर लग गए, पर उनके अंदर एक बेचैनी थी जो चैन नहीं लेने देती थी। वो गांव के अखाड़े में जोर लगाते थे। 6 फीट से ज्यादा लंबा कद था उनका और उनके मन में बस एक ही सपना चलता था, हिंदुस्तान की फौज। और याद रखना, ये वो दौर था जब 1947 का बंटवारा हो चुका था, 1947 से 48 का कश्मीर वॉर हो चुका था और गांव गांव में भारतीय फौज की कहानियां गूंज रही थी। फिर साल 1953 के आसपास जब उनकी उम्र बस 20 साल होने वाली थी, एक रात उन्होंने एक फैसला लिया। सिलाई की दुकान उनका सफर नहीं था, उनका सफर था हिंदुस्तान की
फौज। 27 दिसंबर 1954 वाराणसी के आर्मी रिक्रूटमेंट कैंप में हामिद साहब खड़े हैं। फिजिकल जांच, इंटरव्यू सब कुछ एक के बाद एक पास करते चले गए और फिर उन्हें असाइन किया गया आर्मी के सबसे पुराने रेजिमेंट्स में से एक, द ग्रेनेडियर्स। वही ग्रेनेडियर्स जो 1778 से चला आ रहा है। ट्रेनिंग हुई राजस्थान के नसीराबाद में और जैसे ही उन्होंने पहली बार ली एनफील्ड राइफल अपने हाथ में ली, उनके बचपन वाला गोली का उस्ताद इंस्टिंक्ट फिर से जाग उठा। ट्रेनिंग में वो एक बेहतरीन निशानेबाज बन गए। फिर 1955 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें पोस्ट किया गया 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन में। वही 4 ग्रेनेडियर्स जो 1965 में चीमा के ठीक साउथ में मौत से लड़ने वाली थी। और फिर कुछ सालों बाद उनकी पोस्टिंग हुई एक बहुत खास प्लाटून में, रिकॉइललेस राइफल प्लाटून, मतलब टैंक तोड़ हथियार चलाने वाला ग्रुप। और यहीं से हामिद साहब की किस्मत ने एक बड़ा मोड़ लिया। उन्हें मिली 106 mm की एक RCL गन, लगभग 209 किलो का एक टैंक तोड़ हथियार और एक जीप जिस पर यह गन माउंटेड थी। बस यही, एक RCL गन, एक जीप और उसको चलाने वाला एक दर्जी का बेटा। यही 3 आगे चल के 1965 में पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों से लड़ने वाले थे। पर हामिद साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया साल 1962 में। अक्टूबर 1962, हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई चल रही है और हामिद साहब की बटालियन यानी 4 ग्रेनेडियर्स को भेजा जाता है नेफा रीजन में, मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरफ। जगह का नाम नमकाचू वैली और ऊंचाई कितनी, पूरे 14,000 फीट, मतलब इतनी हाइट की सांस लेने में भी तकलीफ हो जाए। और फिर 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चाइनीज आर्मी ने अचानक एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया। देखते ही देखते हामिद साहब की पूरी बटालियन चाइनीज ने चारों तरफ से घेर ली। राशन खत्म, गोलियां खत्म और उनके ब्रिगेडियर को भी चाइनीज लोग पकड़ के ले गए। ये वो सिचुएशन थी जिसमें आम लोग टूट के बिखर जाते, पर हामिद साहब और उनके साथियों ने कुछ बिल्कुल अलग कर दिखाया। उन्होंने लड़ते लड़ते दुश्मन का घेरा तोड़ के ब्रेक अवे किया और भूटान के बर्फीले जंगल्स के रास्ते फ्रीजिंग टेम्परेचर में भूखे प्यासे कई मील पैदल चल के जिंदा वापस इंडिया पहुंचे। तुम खुद सोच के देखो, जिस इंसान को माइनस टेम्परेचर में हिमालय के जंगल से पैदल चल के वापस आने का तजुर्बा हो, उसके लिए 1965 में पाकिस्तान का एक पैटर्न टैंक क्या चीज है? बिल्कुल कुछ नहीं। यही 1962 का वो तजुर्बा था जिसने उन्हें वो इंसान बनाया जो 1965 में दुश्मन के सामने रत्ती भर भी नहीं डरता। तो अब फाइनली बात शुरू होती है 7 और 8 सितंबर 1965 के बीच वाली उस रात से। आधी रात का समय था जब अब्दुल हमीद की बटालियन बिल्कुल खामोशी से चीमा गांव के ठीक साउथ में आ पहुंची थी। उनके साथ आए थे जीप्स और ट्रक्स सामने से भरे हुए, और सोल्जर्स अपने व्हीकल से इतने धीरे उतरे कि दुश्मन तक उनकी हवा तक ना पहुंचे। टॉर्च लाइट्स बिल्कुल ऑफ थी और सब एक दूसरे से बस धीरे धीरे कानाफूसी में बात कर रहे थे। रास्ता देखने के लिए ऑफिसर्स ने एक फोल्डेड मैप निकाला और सिर्फ एक हाथ वाली छोटी टॉर्च की हल्की सी रोशनी में उसे पढ़ने लगे। और सुबह होने से पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया था। गन्ने के खेतों के बीच जमीन में गहरी खाइयां खोद ली थी, मतलब इंसान के घुटनों तक के गड्ढे, ताकि दुश्मन के गोलों और गोलियों से छुपा जा सके। अब्दुल हमीद अपनी जीप के साथ इसी फ्लैंक पर तैयार खड़े थे और उनकी जीप के पीछे माउंटेड थी वही 106 mm की RCL गन, जिसका इस्तेमाल कुछ ही देर में होने वाला था। और फिर सुबह के 7:30 बज चुके थे। अचानक हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी। दूर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स की गर्र गर्र साउथ की तरफ से आने लगी। अभी टैंक दिख नहीं रहे थे, बस आवाज आ रही थी और पूरी बटालियन एकदम चौकन्ना हो गई। और फिर 9 बजे के आसपास वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स विकी विन रोड पर एक सीधी लाइन में आगे आते हुए नजर आने लगे, एकदम घमंड भरी चाल में। उन्हें लग रहा था कि खेमकरन के बाद सारी रेजिस्टेंस टूट चुकी है और बस अब सीधा अमृतसर तक पहुंचना बाकी है। पर अब्दुल हमीद ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने अपनी पूरी बटालियन को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रखा था कि फायर बिल्कुल भी मत करना जब तक मैं खुद इशारा ना करूं। और टैंक्स आते गए, आते ही गए, और पास और पास। और जब पहला पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद से सिर्फ 30 यार्ड्स दूर रह गया, यानी लगभग 27 मीटर, इतना पास की टैंक का ड्राइवर शायद अब्दुल हमीद को देख भी ले। ठीक इसी पॉइंट पर अब्दुल हमीद ने RCL गन का ट्रिगर दबाया। बूम! गोला सीधा टैंक के आर्मर में घुस गया। टर्रेट हवा में उछला, अंदर से ब्लैक स्मोक निकला और पूरा टैंक आग की लपटों में आ गया। पीछे आ रहे 2 टैंक्स में जो पाकिस्तानी क्रू थे वो तो अपने टैंक्स छोड़ के डर के मारे पीछे भाग गए। मतलब अब्दुल हमीद का पहला किल हो चुका था और 2 टैंक्स दुश्मन ने बिना लड़े ही छोड़ दिए। अब दुश्मन को भी समझ आ गया था कि ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। उनके कई टैंक्स उड़ चुके थे। तो 11:30 बजे पाकिस्तानीज ने आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी। दूर से तोप खाने के गोले बरसाने लगे और चीमा एरिया की पूरी जमीन हिला के रख दी। शेलिंग खत्म होते ही एक और आर्मर्ड अटैक आया, पर अब्दुल हमीद अपनी फ्लैंक पोजीशन से हिले तक नहीं और उन्होंने एक और पैटर्न टैंक अपनी RCL गन से उड़ा दिया। पर 8 सितंबर का सबसे दिलचस्प मूवमेंट आया इस सबके कुछ देर बाद। एक ऐसा मूवमेंट जो आज भी बैटल की कहानियों में हमीद की शैतानी इंटेलिजेंस के नाम से मशहूर है। हुआ कुछ यूं कि एक पाकिस्तानी टैंक कमांडर ने अपने टैंक का हैच खोला, नीचे उतरा और चलते चलते सीधा अब्दुल हमीद के पास आ गया। उसने शायद सोच लिया था कि ये गन्ने के खेत में खड़ा कोई गांव का आम आदमी है, क्योंकि अब्दुल हमीद की यूनिफॉर्म गन्ने के बीच छुपी हुई थी। और उसने बिल्कुल मासूमियत से अब्दुल हमीद से असल उत्तर और भिक्की विन का रास्ता पूछा और अब्दुल हमीद ने बड़े ही शांत तरीके से उसे रास्ता भी बता दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गांव का आदमी बताए। कमांडर अपना जवाब लेके वापस मुड़ गया अपने टैंक की तरफ। पर जैसे ही वो अपने टैंक के पास पहुंचा, अब्दुल हमीद ने उसी टैंक को RCL गन से उड़ा दिया। मतलब दुश्मन का अपना कमांडर ही अपने ही टैंक की मौत बन गया। 8 सितंबर का आखिरी हिसाब कुछ यूं हुआ कि अब्दुल हमीद ने खुद 2 पैटर्न टैंक तबाह किए और कुछ टैंक्स के क्रू डर के मारे अपने टैंक छोड़ के पीछे भाग
भाग गए और शाम को इंजीनियर्स ने पूरी 4 ग्रेनेडियर्स पोजीशन के चारों तरफ एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछा दी और इसी के साथ डे 1 खत्म हो गया। फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। 9 सितंबर 1965 सुबह के 9 बज चुके थे जब अचानक हवा में एक बिल्कुल अलग सी आवाज गूंजी जेट इंजन्स की। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 फाइटर जेट्स ऊपर आ चुके थे। 2 से 3 जेट्स ने नीची ऊंचाई पर झुक के सीधा 4 ग्रेनेडियर्स की पोजीशन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जेट्स के कैनन ने फायर खोला, जमीन पर धूल के गुब्बारे उठने लगे, रॉकेट गिरे और मिट्टी हवा में उड़ने लगी। मकसद सिंपल था, टैंक अटैक से पहले इंडियन बटालियन को इतना कमजोर कर दो कि उसकी रेजिस्टेंस ही टूट जाए। पर अब्दुल हमीद अपनी जीप के साथ एक गन्ने के खेत में एकदम शांत छुपे खड़े रहे और जेट्स के जाते ही तो वो वापस उधर अपनी ही पोजीशन पर खड़ा आ रहा गए। पर ये तो अब्दुल बस शुरुआत थी। इसके बाद पूरे दिन पाकिस्तानीज ने भर भर के आर्मर्ड अटैक्स किए। हर बार टैंक्स की नई लाइन आती और हर बार अब्दुल हमीद अपनी जीप लेके एक नई पोजीशन पर चले जाते। इस तरीके को मिलिट्री में बोलते हैं शूट एंड स्कूट, मतलब एक जगह से गोला मारो और फौरन जीप भगा के दूसरी जगह ले जाओ, फिर वहां से मारो और फिर वहां से तीसरी जगह ले जाओ। और इस दिन शाम तक अब्दुल हमीद ने 2 और पैटर्न टैंक्स उड़ा दिए। मतलब 9 सितंबर के एंड तक उनके खाते में टोटल 4 पैटर्न टैंक्स के किल्स आ चुके थे और पूरी 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन ने मिलके कई और पैटर्न टैंक्स या तो तबाह किए या उन्हें छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तान को भी समझ आने लगा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, पर उन्हें अभी तक सबसे बड़ा झटका मिलना बाकी था, क्योंकि इस रात यानी 9 सितंबर की रात को वो ट्रैप अपना आखिरी रूप ले रहा था, जिसकी बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी। इंडियन इंजीनियर्स ने नहर का सारा पानी इन गन्ने के खेतों में छोड़ दिया और सुबह होने तक ये सारे हरे भरे खेत एक ऐसे दलदल में बदल चुके थे जो 46 टन के पैटर्न टैंक को निगलने के लिए तैयार थे। ट्रैप अब पूरी तरह तैयार था। और फिर आया वो तीसरा दिन जिसका तुम शुरू से इंतजार कर रहे हो, पर दिल में ये भी चाहते हो कि काश ये दिन आता ही नहीं। 10 सितंबर 1965 अब्दुल हमीद की जिंदगी का आखिरी दिन। पर सबसे दुखद बात यह थी कि खुद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन है। सुबह उठे, वजू किया, नमाज पढ़ी, अपने साथियों से कुछ बातें की, अपनी आरसीएल गन का मेंटेनेंस चेक किया, जीप का फ्यूल देखा और वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। और फिर ठीक 8 बजे पाकिस्तान ने वो किया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने पैटर्न टैंक्स का एक पूरा रेजिमेंट ही अटैक में उतार दिया। कई पैटर्न टैंक्स एक साथ चीमा गांव की तरफ बढ़ने लगे, भिक्कीविंड रोड पर एक सीधी लाइन में। और इनसे पहले हुई ऐसी हैवी आर्टिलरी शेलिंग जैसी इस पूरी लड़ाई में पहले कभी नहीं हुई थी। एक युद्ध के इतिहासकार ने बाद में लिखा था, अ शेल लिटर्ड एवरी यार्ड ऑफ ग्राउंड, मतलब जमीन के हर एक गज पर एक एक शेल गिर रहा था, मिट्टी हवा में उछल रही थी, बारूद का धुआं पूरे मैदान पर छा गया था और इंडियन सोल्जर्स अपनी ट्रेंचेस में डूब गए। और सिर्फ 1 घंटे के अंदर यानी 9 बजे तक पाकिस्तानी टैंक्स ने 4 ग्रेनेडियर्स की फॉरवर्ड डिफेंसिव लाइन क्रॉस कर दी थी। सिचुएशन एकदम नाजुक थी। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भिक्कीविंड और अमृतसर का रास्ता खुल जाएगा और पाकिस्तान का पूरा प्लान काम कर जाएगा। अब्दुल हमीद ने पहले एक नजर डाली अपने क्रू पर, फिर अपनी आरसीएल गन पर और आखिर में आगे बढ़ते हुए उन पाकिस्तानी टैंक्स पर। और फिर एकदम शांत आवाज में अपने ड्राइवर से बोले, चलो भाई फ्लैंक पे लेके चलो। जीप धूल के गुब्बारे उड़ाती हुई चल पड़ी और एक ऐसी फ्लैंकिंग पोजीशन पर जा पहुंची जहां से पाकिस्तानी टैंक्स का साइड आर्मर सीधा सामने दिख रहा था। और यहाँ एक बात साइंस की समझ लो, टैंक का फ्रंट आर्मर मोटे मोटे स्टील का होता है जिस पर गोली आके बाउंस हो जाती है, पर टैंक का साइड आर्मर पतला होता है और अब्दुल हमीद को मारना था ठीक इसी कमजोर जगह पर। और कुछ ही देर में अब्दुल हमीद ने इस दिन का अपना पहला शॉट दागा। बूम! लीडिंग पैटर्न टैंक्स का टर्रेट हवा में उछला और एक फायरबॉल निकला। पर अब्दुल हमीद अच्छे से जानते थे कि इस आरसीएल गन का बैक ब्लास्ट उनकी पोजीशन खोल देता है। सामने से एक चमकती लकीर निकलती है और पीछे से एक नारंगी आग का गोला, मतलब दुश्मन को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन एक पल में पता चल जाती है। इसलिए फौरन उन्होंने ड्राइवर को हाथ से इशारा किया, जीप रिवर्स हुई और 50 से 100 मीटर दूर एक दूसरे गन्ने के पैच में छुप गई। आरसीएल गन को फिर से रिलोड किया गया और थोड़ी ही देर में दूसरा पैटर्न टैंक भी धुएं के गोले में बदल गया। इस दिन के अब्दुल हमीद क्या के 2 स्ट्रैटेजी है confirmed यार। kills हो चुके थे। पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी टैंक क्रूज भी सो नहीं रहे थे। उन्होंने अब्दुल हमीद का पूरा पैटर्न समझ लिया था। एक शॉट, फिर बैक ब्लास्ट, फिर पोजीशन चेंज और फिर एक नई जगह से अटैक। इसलिए उन्होंने एक साथ अब्दुल हमीद की अंदाजन पोजीशन पे फायर झोंक दिया। कई सारे पैटर्न अपनी 90 mm गन्स और मशीन गन्स के साथ एक साथ ताबड़तोड़ गोले बरसाने लगे। जीप पाकिस्तानी गोलियों से बाल बाल बच रही थी। गन्ने के खेत बैक ब्लास्ट और एक्सप्लोजन से जल रहे थे और अब्दुल हमीद के छुपने का जो कैमोफ्लेज था वो अब खत्म होता जा रहा था। और फिर अब्दुल हमीद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो दिखाता है कि ये इंसान कितने बड़े हीरो थे। उन्होंने अपने क्रू को यानी अपने ड्राइवर और लीडर को कवर लेने का ऑर्डर दे दिया। दोनों जीप से उतरे और पास की खाइयों में छुप गए। और अब अब्दुल हमीद अपनी जीप पर बिल्कुल अकेले रह गए थे। One man army। आरसीएल गन 3 लोगों की टीम चलाती है, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर। पर अब अब्दुल हमीद खुद गनर थे, खुद लोडर थे और खुद ही कमांडर थे। और कुछ ही देर बाद उन्होंने बिल्कुल अकेले अपनी आरसीएल गन लोड की, एम किया
फायर किया और एक और पैटर्न आग में बदल गया। ये था इस दिन का उनका तीसरा किल और पूरे वॉर का कितना सातवां। यार दुश्मन के ब्रेव है एक वो। पूरे रेजिमेंट की कमर टूट रही थी, वो भी सिर्फ एक दर्जी के बेटे की आरसीएल गन से। पर अब्दुल हमीद को यह नहीं पता था कि इस युद्ध का जो पैटर्न उन्होंने बनाया था वो अब टूटने वाला था। अभी तक उन्होंने हर एक किल साइड फ्लैंक से की थी, सामने से कभी किसी टैंक से नहीं लड़े। हर बार अपने सही निशाने पर चुपके से वार करने की कला से दुश्मन को छुपते छुपते ही मारा था। पर अब उनके पास सारी छुपने वाली जगह खत्म हो चुकी थी। गन्ने के खेत बैक ब्लास्ट प्लस पाकिस्तानी शेल्स से जल चुके थे और जीप अब जिस जगह खड़ी थी वो दुश्मन को साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए अब्दुल हमीद ने एक बहुत जरूरी फैसला लिया। उन्होंने एक नई फ्लैंकिंग पोजीशन ढूंढनी थी। गन्ने के खेतों में कहीं और जाके कवर लेना था जहां से वो फिर से दुश्मन के कमजोर साइड आर्मर पर निशाना बना सकें। और इसी नई पोजीशन की तलाश में अपनी जीप को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल हमीद एक ऐसे मोड़ पर आ गए जिसका शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल अचानक उनके ठीक सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर धूल और धुएं के बीच एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक निकल आया। उस टैंक की 90 mm की बैरल धीरे धीरे अब्दुल हमीद की जीप की तरफ घूम रही थी और उधर अब्दुल हमीद का आरसीएल भी उसी टैंक की तरफ घूम रहा था। दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल एक ही पल में स्पॉट कर लिया था। ये वो लम्हा था जिसके अब्दुल हमीद के प्लान में कभी नाम तक नहीं था। पर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जीप अकेली थी, कवर नाम की कोई चीज नहीं थी और दुश्मन का टैंक सीधा उनकी आंखों में देख रहा था। दोनों के बीच एक पल के लिए सब कुछ थम गया। एक ऐसा पल जो जिंदगी और मौत के बीच का फैसला तय करने वाला था। और फिर एक ही पल में दोनों ने ट्रिगर दबाया। अब्दुल हमीद का हीट राउंड सामने से निकला और सीधा पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के साइड आर्मर में जा घुसा। टैंक का टर्रेट हवा में उछला और पूरा टैंक एक आग का गोला बन गया। यह था अब्दुल हमीद का इस वॉर का 8वां किल। पर उसी पल पाकिस्तानी पैटर्न टैंक का 90 mm का शेल भी उनकी तरफ निकल चुका था और सीधा अब्दुल हमीद की जीप पर जा टकरी। एक नारंगी आग उठी, जीप के टुकड़े हवा में बिखर गए और उसी एक पल में सिर्फ 32 साल 2 महीने और 9 दिन की उम्र में वो दर्जी का बेटा जो वेरी धामुक यंग गांव से यार। अपनी फौजी वर्दी पहन के चला था, जो 1962 के हिमालय से भूखा प्यासा पैदल वापस आया था, जो आज अकेले 7 से 8 पैटर्न टैंक उड़ा चुका था, वो अब्दुल हमीद शहीद हो गए। अब तुम सोचोगे कि क्या अब्दुल हमीद की ये शहादत काम आई? जवाब है बिल्कुल आई। जो पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स गन्ने के खेतों के बीच में फंस चुके थे, उन्हें पीछे से छुपे हुए ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक्स ने एक एक करके उड़ाना शुरू कर दिया और उस दिन के एंड तक पाकिस्तान की उस घमंडी फर्स्ट आर्मर डिवीजन की पूरी कमर टूट चुकी थी। और अब आंकड़े सुनो तो चौंक जाओगे। पाकिस्तान ने इस एक बैटल में लगभग 97 टैंक्स गवाए, जिनमें 72 तो पैटर्न थे, बाकी शेरमन और अदर टैंक्स। और इंडिया ने सिर्फ 10 के आसपास टैंक्स गवाए और पाकिस्तान कभी अमृतसर तक पहुंच ही नहीं पाया। और वही असल उत्तर जिसे अब्दुल हमीद ने अपनी जान देके बचाया था, आज ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स यानी टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। और उसके पास ही विकीविंड के इलाके में जहां ये सारे तबाह और कैप्चर्ड किए गए पाकिस्तानी टैंक्स रखे गए, वो जमीन का टुकड़ा कहलाया गया पैटर्न नगर यानी पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान। अब्दुल हमीद के जाने के सिर्फ 6 दिन बाद 16 सितंबर 1965 को इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड उनके नाम अनाउंस कर दिया गया, परमवीर चक्र, वो भी पॉस्ट्यूमसली यानी उनके मरने के बाद। पर टेक्निकली ये अवार्ड उनकी शहादत वाले दिन से यानी 10 सितंबर 1965 से ही लागू माना गया और 1966 की रिपब्लिक डे पर यह सम्मान उनकी विडो रसूलन बीबी को खुद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया। अब्दुल हमीद ये सम्मान पाने वाले पूरे हिंदुस्तान के 10वें वीर थे और अपनी 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के पहले। एक बार फिर से याद दिला दूं, आर्मी 20 कूपन कोड लगा के आप मेरे कंटेंट क्रिएशन। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और अब्दुल हमीद यार बहुत ही यार ब्रेव किस्म का बंदा, ऐसा ब्रेव आर्मी ऑफिसर जो है ना, अभी तक किसी की स्टोरी मैंने नहीं सुनी। ही वॉज वेरी ब्रेव यार, मतलब एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। और फिर लास्ट मोमेंट पे वो खुद ही जो है वो फायर भी कर रहा है, वो खुद ही गाड़ी भी चला रहा है, अपने बाकी लोगों को उसने उतार के कहा कि आप सेफ हो जाएं। अब ये जो है ना 1 मैन आर्मी अब्दुल हमीद, वो अकेला लड़ेगा। और 1965 की हम लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा कि हम जंग जीते थे, ठीक है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते, सबको पता है सारी चीजों का, 93,000 का भी पता है सबको। तो खैर, बाकी आज की जो वीडियो थी बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी कि किस तरह से जो है, मैं कहती हूँ आपके पास कितना भी सामान हो ना, दिमाग ना हो तो आप नहीं जीत सकते, ठीक है। आप आपके पास एक गन है ना, आगे कितने भी लोग गन लेके खड़े हैं, लेकिन आपके पास दिमाग है ना, आप इस्तेमाल करके, प्लानिंग करके, स्ट्रेटजीज को यूज करके आप उन सबको मार दोगे। ये चीज अब्दुल हमीद ने सिखाई है कि दिमाग होना जो है ना बहुत जरूरी होता है। और इंसान के जो दिमाग अंदर हो और सीने के अंदर अच्छा जिगरा होना, तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए कैसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।